अधिकांश लोग इतिहास की प्रमुख घटनाएं जानते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जो कम जानी पहचानी हैं और जिनका तार्किक स्पष्टीकरण नहीं मिलता। आशा की जाती है कि समय के साथ और अधिक शोध किए जाने पर हम इन मामलों के बारे में और जान पाएंगे और कुछ उत्तर आखिरकार मिल जाएंगे। नंबर 20। मॉड क्रॉफोर्ड निस्संदेह असाधारण महिला थी। वो 1920 के दशक में बड़ी हुई, जब महिलाओं को बराबरी के अधिकार नहीं मिलते थे और शादी के बाद ज्यादातर महिलाएं घर परिवार और अपने पतियों की जरूरतों का ख्याल रखती थीं। लेकिन मॉड ने परंपरा के खिलाफ काम किया। उन्होंने हाई स्कूल में अपनी कक्षा में अव्वल रहकर स्नातक किया और आगे चलकर बार परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, जबकि उन्होंने कभी कानून की पढ़ाई नहीं की थी। 1927 में वह कैम्डन टेक्सास की पहली महिला वकील बनी और अंततः पहली महिला सिटी काउंसिल सदस्य भी बनी। उन्होंने कई संगठनों की अध्यक्षता की और 1954 में उन्हें शहर की वुमन ऑफ द ईयर चुना गया। 3 साल बाद वह एक रहस्यमय घटना का शिकार हुई, जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया, जबकि सभी जानने वालों ने पता लगाने की कोशिश की। उस समय वह और उनके पति क्लाइड अपने घर के कुछ कमरों को 4 महिला किराएदारों को किराए पर देते थे और 2 मार्च 1957 को ये सभी किराएदार घर पर नहीं थी। मॉड घर पर अकेली थी, जो बहुत कम होता था क्योंकि उनकी चारों किराएदारें सप्ताहांत के लिए घर चली गई थीं। उनकी चचेरी बहन मार्था ने बताया कि उस रात 8:30 बजे उनकी और मॉड की फोन पर बात हुई थी। उन्होंने बताया कि उस रात उन्हें और उनके पति को मॉड से मिलना था, लेकिन दोस्त के यहाँ रुकने के कारण योजना रद्द करनी पड़ी और वे अगले दिन मॉड के यहाँ पहुंचे। हालांकि मॉड इस बात से थोड़ी निराश थी कि मार्था उस रात नहीं आ पाएंगी, लेकिन वह इस योजना में बदलाव से बिल्कुल भी नाराज नहीं थी और मार्था के अनुसार जब उनकी बातचीत खत्म हुई तो मॉड का मूड अच्छा था। क्लाइड शराब पी के कर फिल्म देखने के बाद घर पहुंचे तो मॉड वहां नहीं थी। उनकी सारी चीजें घर में थीं और कुछ गलत नहीं लगा, फिर भी क्लाइड उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे थे। गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने कहा कि मॉड अपनी मर्जी से नहीं गई, क्योंकि उन्होंने उसी हफ्ते 30 महिलाओं के लिए चाय पार्टी रखी थी और उनके गायब होने का कोई कारण नहीं था। कुछ समय तक क्लाइड को संदिग्ध माना गया, क्योंकि वे सामान्य दंपत्ति की तरह करीब नहीं थे। लेकिन चूंकि मॉड घर की मुख्य कमाने वाली थी, इसलिए क्लाइड के पास उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं था और उन्हें संदेह से मुक्त कर दिया गया। फिर शक हुआ कि किसी संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़े व्यक्ति ने ऐसा किया, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला। आखिरकार यह फैसला किया गया कि मॉड की गुमशुदगी वास्तव में किसी आपराधिक कृत्य का नतीजा थी, लेकिन कभी भी किसी को दोषी के रूप में पहचाना नहीं गया और उनका मामला कभी सुलझ नहीं पाया। जो भी व्यक्ति उनके मामले से जुड़ी कोई नई जानकारी रखता है, वह कैम्डन पुलिस विभाग से 870-836-5755 पर संपर्क करे। मॉड का नाम केस नंबर के रूप में MP 50978 है। नंबर 19। सदियों से पुरातत्वविदों ने कई अद्भुत कलाकृतियां खोजी है, जिनकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है। कुछ ऐसी जगहों पर मिली है जहां उम्मीद नहीं थी और कुछ ऐसे लोगों ने बनाई थी जिनके बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना था, जिनके बारे में हमने नहीं सुना। कहा जाता है कि कुछ में श्राप छुपे हुए हैं और कुछ में ऐसे जानवरों और वस्तुओं की छवियां हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाए हैं, जिससे कुछ लोगों का मानना है कि इन्हें किसी अलौकिक प्राणी या समय के साथ खो चुकी सभ्यताओं ने बनाया था। कुछ अवशेष ऐसे भी हैं जिन्हें प्रेतवाधित या दुष्ट आत्मा के कब्जे वाला कहा जाता है। इन रिपोर्टों पर अक्सर संदेह किया जाता है, लेकिन मैनचेस्टर म्यूजियम के मिस्र विंग के कई दर्शक मानते हैं कि वहां का एक अवशेष खुद सोच सकता है। जिस वस्तु की बात हो रही है वह एक मध्य साम्राज्य की अंतिम संस्कार की मूर्ति है, जो म्यूजियम में एक कांच के केस में प्रदर्शित है। शुरुआत में इसे सिर्फ सैकड़ों प्राचीन मिस्र की वस्तुओं में से एक समझा गया था, लेकिन एक दिन सब बदल गया। फरवरी 2013 में संग्रहालय के क्यूरेटर कैंपबेल प्राइस मिस्र अनुभाग में एक टूर ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे, जब उन्होंने कुछ अजीब देखा जो संभव नहीं होना चाहिए था।
इस मूर्ति को, जिसे नापसेनु कहा जाता है, प्राचीन समय में फिरौन के साथ दफनाया गया होता, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर उसकी मम्मी नष्ट हो जाए तो यह मूर्ति फिरौन की आत्मा के लिए एक द्वितीयक पात्र के रूप में काम करेगी। यह उल्लेखनीय है कि मम्मी और मूर्ति 1933 में संग्रहालय को दान की गई थी और तब से ये अलग अलग रखी गई हैं। जिस दिन की बात है, प्राइस तब हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि कलाकृति उल्टी दिशा में थी और उन्हें इसका कारण नहीं पता था। उन्होंने संग्रहालय के बाकी कर्मचारियों से पूछा कि क्या किसी ने उसे हिलाया है, लेकिन किसी ने नहीं किया था। उस केस की चाबी कुछ लोगों के पास थी और लेकिन उनसे पूछे बिना कोई भी मूर्ति को नहीं हिलाता था। उन्होंने केस खोलकर मूर्ति को वापस रखकर फिर केस को दोबारा बंद करके ताला लगा दिया। अगले दिन वह दूसरी दिशा में थी, फिर अगले दिन फिर हिल गई। उन्हें लगा कोई तार्किक कारण होगा, जैसे कंपन, जो वो और उनके मेहमान महसूस नहीं कर सकते थे। लेकिन उसी केस की बाकी कलाकृतियां नहीं हिली थी, जिससे प्राइस हैरान हुए। चूंकि संदेह था कि किसी ने उस केस में प्रवेश किया है, एक कैमरा उसकी ओर लगाया गया और वह हर एक मिनट में एक फोटो लेता था। तस्वीरें जांचने पर म्यूजियम के कर्मचारी हैरान रह गए कि वह कलाकृति खुद घूम रही थी, जबकि बाकी स्थिर थी। यह सुझाव दिया गया कि घूमने का कारण अलग अलग घर्षण हो सकता है, जो एक संभावित व्याख्या है। प्राइस संशय में रहे। उन्होंने कहा कि मूर्ति काफी समय से उसी केस में थी और पहले कभी नहीं हिली थी, इसलिए घर्षण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कई विशेषज्ञों ने इस पर अपनी राय दी है, लेकिन कोई नहीं समझा पाया कि पहले स्थिर रही वस्तु अचानक ऐसा क्यों करने लगी। ये आज भी प्रदर्शन पर है, जिसे कोई भी देख सकता है, बशर्ते वे इतने बहादुर हों। नंबर 18। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति आसमान में अजीब रोशनी देखने की रिपोर्ट करता है और मानता है कि इसका स्रोत कोई बाहरी अंतरिक्ष यान है, तो उसे कुछ हद तक संदेह की नजर से देखा जाता है। पापुआ न्यू गिनी की एक घटना की रिपोर्ट एंग्लिकन पादरी ने की थी, इसलिए कई लोग इसे सच मानते हैं। 1959 में ऑस्ट्रेलियाई पादरी विलियम गिल ने अपने एक मित्र रेवरेंड डेविड ड्यूरी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा वर्णन किया जो विश्वास करना मुश्किल था। उन्होंने पत्र की शुरुआत ये कहकर की कि वह इस बात को लेकर और भी ज्यादा आश्वस्त होते जा रहे हैं कि पृथ्वी पर बाहरी अंतरिक्ष के जीव आ रहे हैं, क्योंकि हाल के समय में इस इलाके में कई विश्वसनीय रिपोर्टें सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर रिपोर्टें बोयाने में देखे जाने के बाद आई और कई यान माउंट पुडी के ऊपर मंडराते दिखे। उन्होंने बताया कि 9 अप्रैल को उन्होंने भी इन रोशनियों में से कुछ को देखा था, जो रात भर अलग अलग इलाकों में दिखी थी। गिल को रिपोर्टों पर संदेह था, लेकिन खुद रोशनियां देखने पर उन्हें यकीन हो गया कि पापुआ न्यू गिनी के आसमान में कुछ अजीब हो रहा था। लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि उन्हें अभी भी वैज्ञानिक सबूतों की जरूरत है, इससे पहले कि वे इन रोशनियों को पृथ्वी तर गतिविधि से जोड़ सकें। उन्होंने सुझाव दिया कि ये रोशनियां किसी प्रकार की विद्युत विसंगति के कारण बनी होंगी, या फिर लगभग 15 साल पहले नागासाकी और हिरोशिमा में हुई परमाणु विस्फोटों के कारण ये किसी तरह से जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनके सहायक ने उन अजीब रोशनियों को देखते हुए एक तश्तरी के आकार की वस्तु देखी थी। उन्होंने कहा, शायद उनके दिमाग ने चाल चली, क्योंकि ऐसी तस्वीर उन्होंने शायद किसी किताब या पत्रिका में देखी थी। उन्हें लगा कि अगर वह वस्तु असली थी तो शायद वो रेडियो नियंत्रित थी, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि उसमें इंसान के आकार की कोई चीज हो सकती है। इस मामले पर गिल की राय साफ थी, लेकिन अगले दिन उनकी राय बदल गई। ड्यूरी को लिखे दूसरे पत्र में उन्होंने बताया कि पिछली रात समूह के साथ 4 घंटे तक उड़न तश्तरियां देखीं और अब इसमें कोई संदेह नहीं कि इनमें गैर मानव पायलट थे। उन्होंने निम्नलिखित बताया, उस रात 6:45 बजे उन्होंने आसमान में एक तेज रोशनी देखी, जैसा कि कई अन्य लोगों ने भी देखा, जो सभी यह देखने के लिए इकट्ठा हो गए कि आगे क्या होगा। उतरने वाले 4 पैरों वाला तश्तरीनुमा यान पास आया और समूह के ऊपर मंडराने लगा। अंदर उन्होंने 4 अजीब जीवों को घूमते हुए देखा। हर 4 सेकंड में उस यान से उन पर नीली रोशनी पड़ती थी और अगले 45 मिनट तक वो वहीं स्थिर रहा। आखिरकार वो चलने लगा
और अद्भुत गति से ऊपर रात के आसमान में गायब हो गया। समूह को लगा घटना खत्म हो गई। तभी अचानक छोटे यानों का एक समूह उतरा और 20 मिनट बाद पहला यान लौट आया। ये सभी यान अगले 2.5 साल तक उसी इलाके में रहे और वे तभी नजरों से ओझल हुए जब बादल छाने लगे। अगली रात ये यान फिर लौटे और उनके अंदर पायलट मौजूद थे। गिल देख सकते थे कि 2 प्राणी तश्तरी के पीछे उपकरणों को समायोजित कर रहे थे, जबकि तीसरा बस उस भीड़ को घूर रहा था जो वहां इकट्ठा हो गई थी। गिल सिर्फ देखने से थक चुके थे, इसलिए उन्होंने उस आकृति की ओर हाथ हिलाने का फैसला किया और हैरानी की बात यह थी कि उस आकृति ने भी उन्हें भी जवाब में हाथ हिलाया। समूह के एक सदस्य ने जैसे ही तश्तरी की ओर हाथ हिलाए, आकृतियों ने भी उसकी नकल की। अंत में वह तश्तरी दूर चली गई और बादलों ने उसे फिर ओझल कर दिया। अगली रात 8 तश्तरियां दिखीं और एक बार गिल ने तेज विस्फोट की आवाज सुनी जिसका स्रोत पता नहीं चला। इन घटनाओं की कोई व्याख्या नहीं हुई, लेकिन उन रातों में वहां मौजूद कई लोगों ने गिल की बातों की पुष्टि की। पापुआ न्यू गिनी की घटना एक रहस्य है जो शायद कभी न सुलझे। नंबर 17। कहा जाता है कि बेल बीकर लोग ब्रिटेन में कांस्य युग लाने और संभवतः स्टोनहेंज के पुनः डिजाइन में भी मददगार थे, लेकिन इस सभ्यता के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। अब डीएनए विश्लेषण की मदद से माना जाता है कि बेल बीकर लोग लगभग 2400 और 2600 ईसा पूर्व के बीच ब्रिटेन पहुंचे थे और उनके आगमन ने नवपाषाण युग का अंत कर दिया था। कहा जाता है कि उनका डीएनए ब्रिटेन के लगभग सभी मूल निवासियों के डीएनए की जगह ले चुका था, जिससे आज वहां के आधुनिक मनुष्य मूल निवासियों से जुड़े नहीं हैं। ये निष्कर्ष उन लोगों के डीएनए की तुलना से निकाला गया जिनका ब्रिटेन में इन रहस्यमय लोगों के आगमन से पहले और बाद में दफन हुआ था। मुख्य शोधकर्ता प्रोफेसर इयान बार्न्स ने बताया कि उन लोगों के अवशेषों में पाया गया डीएनए, जिन्हें उनके आगमन के बाद दफनाया गया था, मूल निवासियों के डीएनए से काफी अलग था, जिससे यह संकेत मिलता है कि वहां जनसंख्या में बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। बेल बीन कोगो का नाम उनकी खास मिट्टी के बर्तनों की वजह से पड़ा। करीब 4500 साल पहले उन्होंने घंटी के आकार के मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया, जो पहले कभी नहीं देखे गए थे और जिन्हें सबसे पहले आज के स्पेन और पुर्तगाल में देखा गया था। ये शैली यूरोप में जल्दी लोकप्रिय हुई और 1 सदी बाद पहली बार ब्रिटेन में दिखी। हालांकि कोई ठोस कारण नहीं मिला। विद्वानों का मानना है कि बेल बीकर लोग बड़े पैमाने पर प्रवास की प्रक्रिया में थे और जहां भी गए इस तरह के बर्तनों की शैली साथ ले गए। कुछ 100 वर्षों में और बेल बीकर लोग ब्रिटेन आए, जिससे वहां के मूल निवासियों का डीएनए लगभग पूरी तरह बदल गया। हमें तो काफी अच्छा अंदाजा है कि वे कैसे दिखते थे। विश्लेषित किए गए डीएनए के कारण शोधकर्ताओं का मानना है कि उनकी त्वचा गोरी थी, बाल हल्के रंग के थे और आंखें भी हल्के रंग की थीं। जब वे आए तब ब्रिटेन के निवासियों की आमतौर पर भूरी आंखें, भूरे बाल और जैतूनी त्वचा थी, जो अब वैसी नहीं है। ये उस सिद्धांत का समर्थन करता है कि बेल बीकर लोगों ने स्थानीय निवासियों को धीरे धीरे प्रतिस्थापित किया, क्योंकि वे उनके साथ बच्चे पैदा करते थे और स्थानीय लोगों की अलग पहचान धीरे धीरे मिट गई। बेल बीकर लोगों की उत्पत्ति पर शुरू में माना गया कि वे लाइबेरिया से आए थे, लेकिन विशेषज्ञ इसमें निश्चित नहीं हैं। सुझाव है कि वे ब्रिटेन आने से पहले यूरोप में शिकारी संग्रहकर्ताओं के साथ घुल मिल गए थे, जिससे उनके डीएनए में पहले ही बदलाव आ गया था। यह सामान्य नहीं है कि एक समूह का डीएनए पूरी तरह से हावी हो जाए और अंततः दूसरे को पीछे छोड़ दे, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि इसके पीछे एक वजह है। उनका मानना है कि शायद कोई महामारी फैली थी और फिर त्रासदी हुई। संभव है बेल बीकर लोग उस बीमारी के प्रति प्रतिरक्षित थे, जबकि मूल ब्रिटेनवासी नहीं। इस तरह बेल बीकर लोग फलते रहे, जबकि ब्रिटेनवासी प्लेग का शिकार होते गए और वर्षों के दौरान उनका आनुवंशिक योगदान घटता गया। ये सुझाव दिया गया है कि उन्होंने स्टोनहेंज और ब्रिटेन के अन्य नवपाषाण स्थलों का उपयोग शुरू किया था और संभवतः स्मारक के पुनः डिजाइन में भी भूमिका निभाई, हालांकि यह सिद्ध नहीं है। उन्होंने ब्रिटेन के निवासियों को धातुकला,
तीरंदाजी और मिट्टी के बर्तनों की अपनी खास शैली से परिचित कराया। अगर इनमें से किसी भी बात को कभी भी निश्चित रूप से सच पाया जाता है तो यह हमारे इतिहास की किताबों को पूरी तरह बदल सकता है। फिलहाल हमें बेलबीकर लोगों के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना है। नंबर 16। 2008 में 23 साल की क्रिस्टीन वॉल्टर्स विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में बॉटनी और एथनोबॉटनी की पढ़ाई कर रही थी। वो योगा और पिलाटीज करके खुद को फिट रखती थी और उन्होंने थोड़ा अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए इन क्लासेस को पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। स्प्रिंग ब्रेक में कॉलेज से दूर रहकर उन्होंने पोर्टलैंड ओरेगन जाने के लिए अपनी छुट्टी बढ़ाने का फैसला किया। ये पता है कि वो डियरफील्ड विस्कॉन्सिन से यूरिका कैलिफोर्निया गईं और वहां दोस्तों के साथ समय बिताया। दोस्तों के मुताबिक वहां रहते हुए उन्होंने आध्यात्मिकता, वैकल्पिक जीवन शैली और पर्यावरण की सेहत में रुचि ली। उन्होंने अपने परिवार से वादा किया था कि वह वहां रहते हुए संपर्क में रहेंगी और कुछ समय तक उन्होंने अपने वादे को निभाया भी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें उसकी खबरें कम ही मिलने लगी। जब वो घर फोन करती थी तो अक्सर पैसे मांगने के लिए करती थी, क्योंकि वह काम नहीं कर रही थी और उसके पास हमेशा पैसों की कमी रहती थी। उस साल 12 नवंबर को अरकाटा शहर के एक निवासी ने पुलिस को फोन किया कि क्रिस्टीन उनके दरवाजे पर आ गई है। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वे हैरान रह गए, क्योंकि क्रिस्टीन बिना कपड़ों के, शरीर पर खरोंचों के साथ और भ्रमित अवस्था में थी। पुलिस उसे घर से सेंट जोसेफ अस्पताल ले गई, जहां स्टाफ ने देखा कि वो किसी चीज से डरी हुई लग रही थी। जब पूछा गया कि उसे डर किस बात से लगा, उसने कहा कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वह बता नहीं सकी कि कौन था या उसे ऐसा क्यों लगा। वह यह भी ठीक से याद नहीं कर पा रही थी कि उस घर में पाए जाने से पहले क्या क्या हुआ था, लेकिन वह बार बार यही दोहरा रही थी कि उसके पीछा करने वाले उसे कहीं भी ढूंढ लेंगे, चाहे वह जहां भी जाए। जैसे ही अस्पताल के कर्मचारियों ने क्रिस्टीन को छुट्टी देने लायक समझा, उसे एक मोटेल ले जाया गया। उसने कहा कि वह मोटेल में रहकर घर लौटने की योजना बनाएगी। परिवार से संपर्क करने पर उन्होंने उसके बैंक खाते में टिकट और खर्चों के लिए $1000 भेज दिए। यह ज्ञात है कि उसने यूरिका में एक कॉपी सेंटर का दौरा किया था, क्योंकि उसकी मां ने वहां उसकी उड़ान के लिए आवश्यक कुछ दस्तावेज भेजे थे। उसे सीसीटीवी सुरक्षा फुटेज में देखा गया था और वह घबराई हुई लग रही थी, कागजात को अपने सीने से कसकर पकड़े हुए थी, इससे पहले कि वह दुकान से बाहर निकली। उसके खाते की राशि कभी उपयोग नहीं हुई और 17 नवंबर तक परिवार को कोई खबर न मिलने पर उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई। तलाशी के दौरान उसका बैकपैक अरकाटा के ग्रीन इवोल्यूशन सेंटर में मिला। जांचकर्ताओं को अंदर उसका पहचान पत्र और पैसे मिले जो उसने खोने का दावा किया था। माना जाता है कि अस्पताल ले जाने से पहले उसने अपना बैकपैक वहीं छोड़ा, क्योंकि वह अक्सर अरकाटा कम्युनिटी फॉरेस्ट में हाइकिंग पर जाते समय ऐसा करती थी। जांच में पता चला कि क्रिस्टीन ने भ्रमित होने से पहले एक अवैध समारोह में हिस्सा लिया था। ऐसा माना जाता है कि उसने एक अवैध पदार्थ के साथ साथ एक नियंत्रित पदार्थ का सेवन किया था और उसके बाद उसे मतिभ्रम होने लगा था। इन पदार्थों से भ्रम, पैरानोइया और उन्माद हो सकता है, खासकर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों में। क्रिस्टीन कभी नहीं मिली और उसका परिवार जवाब के लिए बेताब है। जिस किसी के पास भी कोई जानकारी है जो उसकी मौजूदगी का पता लगाने में मदद कर सकती है, उससे अनुरोध किया जाता है कि वह हम्बोल्ट काउंटी शेरिफ कार्यालय से 707 445 7251 पर संपर्क करें। क्रिस्टीन का केस नंबर MP5477 है। नंबर 15। 1400 और 1500 के दौर में स्पेन से आई प्रतिष्ठित कोर्टे रियल परिवार को दुनिया के महासागरों की खोज करने का शौक था। गैस्पर और मिगुएल ने अपने पिता जोआओ वास कोर्टे रियल से यह शौक विरासत में पाया। गैस्पर को सच्चा साहसी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह बचपन से जगहों की कहानियां सुनता और जल्दी नक्शे पढ़ना सीख गया था। 1500 तक अन्य खोजकर्ताओं की खोजों ने उसके साहसिकता की चाह और बढ़ा दी थी, जिसमें नए व्यापार मार्ग, महाद्वीप, क्षेत्र और अनदेखी जातियां शामिल थीं। वयस्क होने पर गैस्पर को पुर्तगाल के राजा मैनुएल प्रथम ने अन्य खोजकर्ताओं संग नए क्षेत्रों की खोज के लिए चुना। अपनी पहली यात्रा में वह शायद ग्रीनलैंड पहुंचा था, पर यह सिद्धांत विवादित है। वह कहता था कि खराब मौसम के कारण
वे सूखी जमीन पर पहुंचने से पहले ही लौट आए, लेकिन वह और लोगों के साथ फिर लौटने का इरादा रखता था। 1501 में उसने खोजकर्ताओं का बड़ा समूह इकट्ठा किया और 3 जहाजों के साथ फिर यात्रा शुरू की। जब वे उस इलाके में पहुंचे तो बर्फीली परिस्थितियों के कारण उन्हें सफर बहुत कठिन लगा। जहाज बर्फ तोड़ने लायक नहीं थे, इसलिए गैस्पर ने रास्ता बदला और माना जाता है कि उनका समूह न्यू फाउंडलैंड या लैब्राडोर में उतरा। ये अभियान सफल रहा और गैस्पर वहां रहने वाले लगभग 60 लोगों को अपने साथ पुर्तगाल वापस ले आया। लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जो हमें नहीं पता, क्योंकि बाकी 2 जहाज तो सुरक्षित पहुंच गए, लेकिन गैस्पर का जहाज कहीं नहीं मिला। मिगुएल ये मानने को तैयार नहीं था कि उसका भाई बस यूं ही गायब हो गया है, और चूंकि उसमें भी रोमांच के प्रति लगाव था और उसे खोजी गई जमीन का कुछ हिस्सा देने का वादा किया गया था, उसने गैस्पर की तलाश शुरू करने का फैसला किया। 1502 में उसने नई टीम बनाकर 3 जहाजों के साथ लिस्बन से रवाना हुआ। वह उस इलाके में लौटा जहां उसके भाई को आखिरी बार देखा गया था, इसलिए उसे और उसके आदमियों को उन्हीं बर्फीले जल क्षेत्रों से गुजरना पड़ा जिनका सामना गैस्पर और उसके दल ने किया था। यह कोई बड़ी समस्या साबित नहीं हुई, क्योंकि वे बिना ज्यादा परेशानी के उस इलाके में पहुंच गए। लेकिन फिर मिगुएल से घातक गलती हुई। उसने तय किया कि उन्हें ज्यादा तेजी से ज्यादा इलाका कवर करना चाहिए और तीनों जहाजों को अलग अलग हो जाने का आदेश दिया। उन्होंने उस साल अगस्त के मध्य में एक निश्चित जगह पर मिलने का तय किया और 2 जहाज सच में वहां पहुंच भी गए, लेकिन मिगुएल का जहाज गायब हो गया, ठीक वैसे ही जैसे उसके भाई का हुआ था। यह अनुमान लगाया गया है कि उसका जहाज या तो बर्फ के कारण इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता था, या फिर वो किसी तूफान के दौरान डूब गया। फिर भी कोटे रियल परिवार ने हार नहीं मानी। 1503 में वास्को एनस ने अपने भाइयों की खोज में उसी क्षेत्र में 2 जहाज भेजे, क्योंकि उन्हें स्वाभाविक रूप से उस अभियान के साथ जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दोनों भाइयों में से एक या दोनों पुर्तगाल न लौटने का फैसला किया और इन्हीं क्षेत्रों में लंबा जीवन जिया। ये कभी सिद्ध नहीं हो पाया। इतिहासकार केवल अनुमान लगा सकते हैं कि इतने सदियों पहले कोर्टे रियल भाइयों के साथ क्या हुआ। नंबर 14। 21 साल की ह्यून सॉन्ग, जिन्हें उनके दोस्त और परिवार सिंडी के नाम से जानते हैं, की गुमशुदगी आज भी अधिकारियों के लिए एक पहेली बनी हुई है, क्योंकि वे 2001 में उनके साथ क्या हुआ था इसका पता नहीं लगा पाए हैं। उस समय सिंडी पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में छात्रा थी। वह अंतिम वर्ष की छात्रा थी और इंटीग्रेटिव आर्ट्स की पढ़ाई कर रही थी जब वह अचानक गायब हो गई और फिर कभी नजर नहीं आई या उनकी कोई खबर नहीं मिली। वो 2 नौकरियां कर रही थी और अगले साल वसंत में स्नातक पूरी करने की तैयारी में थी। लेकिन एक रात एक रहस्यमय घटना के कारण वे अपनी योजनाएं पूरी नहीं कर सके। उस 31 अक्टूबर को उन्होंने दोस्तों संग हैलोवीन मनाने बाहर जाने का सोचा। वह बनी कॉस्ट्यूम में थी, जिसमें काली स्कर्ट, सफेद टॉप और सिर पर बनी के कान थे। सबका कहना है ग्रुप ने अच्छा समय बिताया और सुबह 4 बजे से पहले वापस लौटने का फैसला किया। वह और उनकी एक दोस्त उनके अपार्टमेंट बिल्डिंग तक गए और उन्हें सुबह 4 बजे से कुछ मिनट पहले उतार दिया गया। उनकी दोस्त ने बिल्डिंग में जाने तक इंतजार किया, फिर गाड़ी लेकर चली गई। आगे क्या हुआ अज्ञात है। सिंडी के लापता होने पर जांचकर्ता उनके अपार्टमेंट पहुंचे और वहां का दृश्य देख सभी हैरान रह गए। ये साफ था कि वो अपार्टमेंट के अंदर पहुंच चुकी थी, क्योंकि उनका बैकपैक उनके दरवाजे के पास ही रखा हुआ था। उन्होंने मोबाइल फोन उसकी जगह पर छोड़ा और पार्टी में पहनी नकली पलकें भी उतार दी। ऐसा माना जाता है कि वह सोने की तैयारी कर रही थी, तभी कुछ हुआ और वह गायब हो गई। तलाश के दौरान पता चला कि उनका पर्स, पहचान पत्र, क्रेडिट कार्ड और उसका पहना हुआ बनी कॉस्ट्यूम सब गायब थे। अपार्टमेंट अच्छी हालत में था, जबरन घुसपैठ के निशान नहीं थे। उनके पड़ोसियों से पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने बताया कि उस सुबह उन्होंने कोई अजीब आवाज नहीं सुनी और इमारत में किसी संदिग्ध व्यक्ति को नहीं देखा। किसी ने भी कभी यह सुझाव नहीं दिया कि उन्होंने अपनी मर्जी से गायब होने का फैसला किया था।
क्योंकि वह बहुत भरोसेमंद व्यक्ति थी और अपने परिवार को बताए बिना कभी कॉलेज से गायब नहीं होती। वह सभी कक्षाओं में अच्छा कर रही थी, इसलिए उनके पास गायब हो जाने की कोई वजह नहीं थी। उनके मामले के बारे में जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति से आगे आने के लिए कई अपीलें की गई, लेकिन कभी कोई गवाह सामने नहीं आया। फिर किसी ने पुलिस से संपर्क किया और बताया कि उन्होंने फिलाडेल्फिया के चाइनान में उसकी जैसी दिखने वाली एक महिला को जबरदस्ती एक कार में बैठाते हुए देखा था। उस सुराग से कुछ हासिल नहीं हुआ और यह साबित नहीं हुआ कि अगवा महिला सिंडी थी या नहीं। 2003 में पॉल वीकली नाम के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट किया कि सिंडी का अपहरण ह्यूगो सिलिंस्की ने किया था, जो उस समय पेंसिल्वेनिया का एक जाना माना अपराधी था, और उसके साथ माइकल कार्कोफ्स्की भी था। लुजर्न काउंटी में जेलेंस्की के घर की तलाशी में जघन्य अपराधों के सबूत मिले, लेकिन सिंडी के मामले का कोई सुराग नहीं मिला। उसकी गुमशुदगी में किसी आपराधिक करतूत का हाथ है या नहीं, यह अज्ञात है, और सिंडी का क्या हुआ यह भी रहस्य है। उसके मामले का नंबर MP 3088 है, और जो भी उसकी गुमशुदगी के बारे में कोई और जानकारी रखता है उससे अनुरोध है कि टाउनशिप पुलिस से 814 237 1172 पर संपर्क करे और एजेंसी केस नंबर 3701 3701 3711 का हवाला दे। नंबर 13, सेत मटेरियल एक किताब है जिसे जेन रॉबर्ट्स और उनके पति रॉबर्ट बट्स ने लिखा है। ये अनोखी है क्योंकि इसमें उनका दावा है कि वे सेत नामक सत्ता से बात करते हैं। ये कहानी 1963 से शुरू होती है, जब जेन और रॉबर्ट ने एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन पर रिसर्च करने का सोचा, जिस पर रॉबर्ट किताब लिख रहे थे। उन्होंने एक ओइजा बोर्ड खरीदी और यह देखने के लिए प्रयोग करना शुरू किया कि इन बोर्ड्स के बारे में जो अफवाहें हैं वे सच हैं या नहीं। उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। 3 दिसंबर को उन्होंने एक पुरुष सत्ता से, जिसने खुद को सेथ बताया, बात शुरू की। उन्होंने इन बातचीतों को लिखना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे जेन को बिना ओइजा बोर्ड के भी संदेश मिलने लगे, जैसे कि ये संदेश सीधे उसके दिमाग में डाले जा रहे हों। अब बोर्ड की जरूरत नहीं थी, जेन सीधे रॉबर्ट को संदेश बता सकती थी और रॉबर्ट लिख लेते थे। सेत ने बताया कि वह शुद्ध ऊर्जा का प्राणी है और अब भौतिक दुनिया में उसकी रुचि नहीं है। उसने कहा कि उसने पृथ्वी पर अपने सभी पुनर्जन्म पूरे कर लिए और अब वह अस्तित्व के दूसरे स्तर पर है। इसके अलावा उसने जो जानकारी उस जोड़े को दी वही कई लोगों को पहले भी दी जा चुकी थी, और हर नई पीढ़ी के साथ वे और अन्य प्राणी अपने संदेश दोहराते रहते हैं। सेत आधुनिक भाषा जानता था और जेन ने कहा कि कई बार उससे बात करने के बाद उसे याद नहीं रहता था कि उसने बात की या बातचीत में शराब पी। हालांकि सेत से कई संदेश मिले, उसका मुख्य उद्देश्य जेन और बाकी दुनिया को यह सिखाना था कि वे केवल अपने विचारों और विश्वासों के माध्यम से अपनी खुद की वास्तविकता बना सकते हैं। उसने समझाया कि पुनर्जन्म वास्तविक है और अस्तित्व के मूल सिद्धांतों में से एक है। जहां तक हर व्यक्ति अपनी खुद की वास्तविकता बनाने की बात है, उसने ये समझाया कि ये कैसे काम करता है। व्यक्ति का आंतरिक अहंकार उसकी शारीरिक बनावट और आसपास के भौतिक वातावरण के लिए जिम्मेदार होता है। उनके अनुभव उनकी अपेक्षाओं, विश्वासों और दृष्टिकोण से तय होते हैं, जिन्हें बाहरी अहंकार बनाता है। सेत ने बताया कि हर व्यक्ति वही अनुभव करता है जिस पर ध्यान देता है, और इसे बदलने के लिए उसे अपनी अपेक्षाएं और विश्वास बदलने होते हैं। जेन ने इस पर विस्तार से बताया कि हमारे चारों ओर का भौतिक वातावरण हमारे मन द्वारा बनाया जाता है। इन विचारों को जनसमूह की ऊर्जा से बल मिलता है, और हम व्यक्तिगत या समूह स्तर पर जो घटनाएं अनुभव करते हैं वे भी विचार और ऊर्जा से बनती हैं। इसके अलावा सेत ने दावा किया कि वास्तविकता की कोई शुरुआत या अंत नहीं है, और वादा किया कि जो कोई भी उनका अनुसरण करेगा वो बदली हुई चेतना और ऐसे रोमांच का अनुभव करेगा जिनका उसने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। ये सत्र अगले 21 वर्षों तक जारी रहे, जब तक कि जेन का 1984 में निधन नहीं हो गया। जहां बहुत से लोग मानते हैं कि सेत वास्तव में कभी अस्तित्व में नहीं था, वहीं कई अन्य लोगों को जेन की लिखी किताबों में ज्ञान मिला, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी किताबों ने दुनिया के बारे में सोचने का उनका नजरिया बेहतर बना दिया। नंबर 12, सामूहिक गायब हो जाना एक डरावना
लेकिन आकर्षक विषय है। इतिहास में दुनिया भर में इस तरह की कई सामूहिक गुमशुदगियां हुई हैं, लेकिन स्वीडन में ऐसा केवल एक ही मामला हुआ है। यह मामला गेर कार्लसन, जेन्स डाल्शा और शेल जोहानसन से जुड़ा है, जो गोथनबर्ग के एक शिपयार्ड में साथ काम करते थे। 29 जुलाई 1965 को उन्होंने ऐसा किया जिसका आज तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह स्वीडन के सबसे रहस्यमय मामलों में शामिल है। उस दोपहर अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद तीनों पुरुषों ने डाल्शा के भाई की वोल्वो कार लेने का फैसला किया और उन्हें वाहन में बैठते हुए देखा गया, जिसके बाद वे वहां से चले गए। मामला यही जटिल हो जाता है क्योंकि माना जाता है इसका संबंध उसी दिन के एक और मामले से है, हालांकि कोई सबूत नहीं मिला। उसी दोपहर 18 साल का एक युवक जिसका नाम ह्यूमनर लुंडविस्ट था, गोथनबर्ग के रास्ते ल्यूसाकिल जा रहा था, लेकिन उसके पास खुद की कार नहीं थी। इसके बजाय उसने लिफ्ट लेकर यात्रा करने का फैसला किया और एक समय पर उसके परिवार को उससे एक पोस्टकार्ड मिला जिसमें बस इतना लिखा था, सब ठीक है, चिंता मत करो। वोल्वो में बैठे तीनों आदमी न घर लौटे न अगली शिफ्ट्स में पहुंचे। दोस्तों और परिवार ने अलग अलग लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिससे यह स्पष्ट नहीं कि वे साथ गायब हुए या नहीं। हालांकि ऐसा होना काफी संभव लगता है और अधिकारियों का भी यही मानना है। जहां तक लुंडविस्ट का सवाल है, उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया और चूंकि उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट बाद में दर्ज कराई गई थी, इसलिए यह पता नहीं चल पाया कि दोनों मामलों का आपस में कोई संबंध है या नहीं। कहा गया कि तीनों शिपयार्ड कर्मचारी वोल्वो चला रहे थे, तभी लुंडविस्ट मिला और उन्होंने उसे लिफ्ट दी। इनमें से किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए हो सकता है उनका हादसा हुआ हो या वे किसी झील या किसी और जलाशय में गिर गए हों। ऐसा माना जाता है कि उनका उस दिन घर लौटने का पूरा इरादा था। इसके कई कारण हैं। तीनों पुरुषों ने अपना पैसा और पहचान पत्र सहित सभी निजी चीजें पीछे छोड़ दी थीं। एक की पत्नी ने हाल ही में बच्चा जन्मा था और परिवार के अनुसार वो कभी अपनी मर्जी से नहीं जाता। एक सिद्धांत है कि गायब होने की घटनाएं उसी दिन शहर में हुए अपराध से जुड़ी हो सकती हैं। दो लोगों ने एक बैंक लूटने की कोशिश की थी, लेकिन बैंक कर्मचारियों ने उनका सामना किया और जब वे भागने लगे तो उन पर पत्थर फेंकने लगे। अंत में लुटेरों ने कपड़े उतारे और दिखा कि वे स्कूबा गियर पहने थे, जिससे साफ था कि वे पानी के नीचे से भागने वाले थे। लेकिन उन दोनों में से एक आदमी ने अपनी बंदूक गलती से चल जाने पर खुद को घायल कर लिया था और वह भाग नहीं सका। आखिरकार उसे, उसके साथी और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। कई लोग मानते हैं कि इसका संबंध सामूहिक गुमशुदगी से है, लेकिन दोनों को जोड़ने का कोई सबूत नहीं मिला। बाद के वर्षों में रिपोर्टें आईं कि लुंडविस्ट को सिंगापुर जैसी दूर जगहों पर देखा गया, लेकिन इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई और वह शिपयार्ड के 3 दोस्तों के साथ अब भी लापता हैं। अजीब बात है कि कार्लसन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के कुछ दिन बाद उनकी एक स्वेटर पहने हुए एक आदमी को उनके अपार्टमेंट में पाया गया। उसने बताया कि कार्लसन जिंदा और सलामत हैं और पब इलाके में मिल सकते हैं, लेकिन वह सुराग बेकार रहा और उस अजनबी की पहचान नहीं हुई, जिससे मामला अनसुलझा रह गया। नंबर 11। सड़क पर किसी अजनबी से पूछे कि अमेरिका की खोज किसने की, तो 99% लोग क्रिस्टोफर कोलंबस कहेंगे। स्कूल और इतिहास की किताबों में यही पढ़ाया गया, लेकिन कुछ स्रोतों के मुताबिक असल में सबसे पहले एक वेल्श व्यक्ति महाद्वीप पहुंचा था। सन 1170 में ओवेन ग्विनेड वेल्स के एक औपचारिक काउंटी ग्विनेड के शासक थे और उन्हें आज भी देश के सबसे अच्छे और महत्वपूर्ण राजाओं में से एक माना जाता है। ओवेन और इंग्लैंड के राजा हेनरी द्वितीय के बीच वेल्स की स्वतंत्रता और विस्तार को लेकर कई बार लड़ाई हुई, क्योंकि हेनरी वेल्स को इंग्लैंड के लिए फिर से पाना चाहता था। अंत में ओवेन और उनके सहयोगियों ने वेल्स में हेनरी को हराया, जिसमें खराब मौसम ने भी मदद की। 1170 में ओवेन का निधन हो गया और लगभग तुरंत ही उनके 13 बच्चों के बीच इस बात को लेकर आपसी झगड़ा शुरू हो गया कि सिंहासन पर उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। उनके 2 बेटे मैडॉक और रिरिड ने तय किया कि वे इस विवाद या परिवार के बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं रखना चाहते। वे लांडेइलो में एक जहाज पर सवार हुए और किंवदंती के अनुसार वे बिना किसी विशेष गंतव्य के पश्चिम की ओर जहाज चलाने लगे, क्योंकि उन्होंने तय किया था कि वे देखेंगे कि वे कहां पहुंचते हैं। वे अटलांटिक महासागर पार करके अंततः
अमेरिकी महाद्वीप पर पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि ये खोज अपने लोगों को बतानी चाहिए, इसलिए मैडोक घर लौटे और लोगों को बुलाया। वहां पहुंचकर उन्होंने स्थानीय लोगों को अपनी यात्राओं और उस नई दुनिया की कहानियां सुनाई जिसे उसने और उसके भाई ने खोजा था। उनकी कहानियों से प्रभावित कई लोगों ने दूसरी यात्रा के लिए नाम लिखवाया और 1117 में वे लंडी द्वीप से रवाना हुए। कहा जाता है कि ये समूह अमेरिका लौटकर अलबामा के मोबाइल बे पहुंचा। वहां से अलबामा नदी की ओर गया और रास्ते में कुछ पत्थर के किले बनाए। स्थानीय अमेरिकी जनजातियां आज भी इसके बारे में बात करती है और उन्होंने पुष्टि की है कि ये किले श्वेत लोगों द्वारा बनाए गए थे। हालांकि ये कभी साबित नहीं हुआ कि वे मैडॉक और उसके नाविक थे। इतिहासकारों ने पुष्टि की है कि इन संरचनाओं की बनावट वेल्स के कॉन्वी काउंटी बरो के कैसल डोलविथ एलन से मिलती है। इन संरचनाओं की तारीख कोलंबस के महाद्वीप आने से पहले की है, इसलिए कई लोग मानते हैं कि असली खोजकर्ता मैडॉक था। ना तो मैडॉक, ना ही रीरिड और ना ही उनके किसी आदमी को फिर कभी देखा गया, और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि उन्होंने अमेरिका में ही रहने का फैसला कर लिया या वे किसी स्थानीय जनजाति का हिस्सा बनकर रहने लगे। नंबर 10, ग्वाटेमाला का पत्थर का सिर 1950 के दशक में दर्ज की गई एक कलाकृति है। तब से विशेषज्ञ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे किसने बनाया, यह वहां कैसे पहुंचा और यह किसका चित्रण है। सिर मिलने का क्षेत्र लंबे समय तक अज्ञात था। बस इतना पता था कि वह ग्वाटेमाला के जंगल में है। यानी 1987 तक, जब उस जमीन के मालिक जहां सिर मिला था इसके बारे में और अधिक जानने की कोशिश की। उसने उस अजीब कलाकृति की एक फोटो और उसका विवरण डॉक्टर ऑस्कर राफेल लारा को भेजा, जो न केवल एक वकील थे बल्कि नोटरी और दर्शन शास्त्र में भी डॉक्टर थे। मालिक ने बताया कि यह फोटो 1950 के दशक में ली गई थी। इस खोज की जानकारी डेविड हैचर चाइल्ड्रस को तब मिली जब वे एंशिएंट स्काइज न्यूज़लेटर पढ़ रहे थे। उन्होंने तय किया कि वे खुद इस खोज की जांच करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने डॉक्टर लारा से संपर्क किया। लारा ने बताया कि जमीन के मालिक का पता चल गया है और वह बायोनर परिवार का सदस्य है। उन्होंने कहा कि पत्थर का सिरला डेमोक्रेसिया गांव से 6 मील दूर था और चिल्ड्रस ने वहां जाने की योजना बनाई। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि जल्द ही उन्हें डॉक्टर लारा से खबर मिली कि जब वे आखिरकार उस जगह पर पत्थर का निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि पूरा स्थल नष्ट कर दिया गया है। क्रांतिकारियों ने सिर को 1 दशक से भी पहले ही पूरी तरह नष्ट कर दिया था, क्योंकि वे इसे निशानेबाजी का अभ्यास करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। प्रतिमा का मुंह, आंखें और नाक नष्ट थी, फिर भी लारा कुछ माप ले सके। उन्होंने चिल्ड्रंस को बताया कि यह मूर्ति 16 फीट ऊंची थी और सिर में गर्दन भी थी। अभियान के बाद वहां लड़ाई शुरू हो गई और लारा वापस नहीं जा पाए, इसलिए पत्थर के सिर का रहस्य आज भी अनसुलझा है। विशेषज्ञ मूर्ति से जुड़ी कई बातों से हैरान हैं और शायद उन्हें अपने सवालों के जवाब कभी ना मिले। सबसे पहले जिन्होंने इस पत्थर को बनाया था उनके पास ऐसी कृतियों का अद्भुत ज्ञान था, लेकिन हमें नहीं पता कि वे लोग कौन थे, क्योंकि कोई भी ऐतिहासिक विवरण मौजूद नहीं है जो उनकी पहचान में मदद कर सके। दूसरी बात, मूर्ति के चेहरे की बनावट समझ से बाहर है, क्योंकि डॉक्टर लारा को भेजी गई तस्वीरों में यह दिखा कि उसमें कोकेशियन विशेषताएं थीं जो संभव नहीं होनी चाहिए थीं, क्योंकि जब उस सिर को तराशा गया था उस समय तक कोई भी कोकेशियन खोजकर्ता उस क्षेत्र में नहीं पहुंचे थे। साथ ही उस समय क्षेत्र में किसी के चेहरे पर ऐसे लक्षण नहीं थे जिससे कुछ लोग मानते हैं कि इसे बनाते समय कोई अन्य शक्तियां भी शामिल थीं। इतिहासकारों ने परग्रही प्रभाव की संभावना को खारिज किया है, जैसा कि कुछ निम्न स्तरीय प्रकाशनों और टीवी शो में कहा गया था, और वे अब भी विश्वसनीय उत्तरों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन बीते दशकों में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। नंबर 9, सैन्य कर्मियों ने सालों से आसमान में अजीब रोशनी की रिपोर्ट दी है और फेलिक्स मोंकला व रॉबर्ट विल्सन की रहस्यमय गुमशुदगी भी इसका अपवाद नहीं है। यह घटना 23 नवंबर 1953 की रात को हुई थी। सभी रिपोर्टों के मुताबिक
उस तूफानी रात अमेरिकी वायु रक्षा कमान के कनाडाई सीमा पर तैनात सदस्य रडार पर एक विमान देखकर उन्हें शक हुआ। शुरुआत में अनुमान लगाया गया कि वो शायद एक कनाडाई विमान हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से सुनिश्चित होने के लिए पास के किन्रोस वायुसेना अड्डे से एक F-89C स्कॉर्पियन जेट को जांच के लिए भेजा गया। विमान में फर्स्ट लेफ्टिनेंट फेलिक्स मोंकला और सेकंड लेफ्टिनेंट रॉबर्ट विल्सन सवार थे। मोंकला विमान उड़ा रहे थे और विल्सन रडार की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अगले महीनों में हवा में चीजें अजीब होने लगी और यूएफओलॉजिस्ट के अनुसार ये सबसे अजीब सैन्य यूएफओ घटनाओं में से एक बन गई। ऐसा सोचा गया था कि विमान को ढूंढना अपेक्षाकृत आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेट के उड़ान भरते ही विल्सन को रडार पर विमान ट्रैक करना मुश्किल था, क्योंकि वो लगातार दिशा बदल रहा था। ग्राउंड क्रू को जानकारी दी गई, जिन्होंने मोंकला को निर्देशित किया। उसने अपनी गति 500 मील प्रति घंटे तक बढ़ा दी और आखिरकार उस अज्ञात विमान के करीब पहुंचने लगा, लेकिन तब तक आधा घंटा बीत चुका था। ग्राउंड क्रू दूसरे विमान की पैंतरेबाजी देखकर हैरान रह गया और बेचैनी से जेट को लक्ष्य के करीब जाते देख रहा था। उन्होंने मोंकला को 25,000 फीट से 7,000 फीट तक नीचे आने को कहा और कीवी नो पॉइंट के तट से लगभग 70 मील दूर वे आखिरकार उस अज्ञात वस्तु के पास पहुंच गए। रडार पर तैनात सैन्य सदस्यों ने बताया कि उनकी स्क्रीन पर 2 ब्लिप्स एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मोंगला और विल्सन का सिग्नल रडार से अचानक गायब होने पर सभी में भारी चिंता फैल गई। कुछ सेकंड बाद दूसरा यान दिशा बदलता है और उसका ब्लिप भी बिना किसी स्पष्टीकरण के अचानक गायब हो जाता है। अन्य यानों को तुरंत उस इलाके में भेजा गया, यह देखने के लिए कि क्या हुआ, लेकिन उन दोनों आदमियों का कोई सुराग नहीं मिला। यूएस एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और कनाडाई एयरफोर्स ने खोजबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिली। मीडिया को अपनी रिपोर्ट में सेना ने बताया कि उनके रडार पर 2 संकेत एक बिंदु पर आपस में मिलते हुए दिखे, जिसके बाद उनका जेट अचानक ऐसे गायब हो गया जैसे हवा में विलीन हो गया हो। लेकिन बाद में उन्होंने बयान बदलकर कहा कि रडार ऑपरेटर ने जो देखा था उसे गलत समझा था और मोंकला व विल्सन ने जिस वस्तु को इंटरसेप्ट किया वह कनाडाई एयरफोर्स का C-047 विमान था। उन्होंने दावा किया कि विमान अपने मार्ग से 30 मील भटककर प्रतिबंधित क्षेत्र में गया। विल्सन और मोंकला के बारे में पूछने पर उन्होंने अंदाजा लगाया कि पायलट को अचानक चक्कर आया और विमान लेग सुपीरियर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब दोनों मिशन पूरा कर बेस लौट रहे थे। कनाडाई सेना ने कहा कि यह कहानी झूठी है, क्योंकि उस रात उन्होंने कोई उड़ान नहीं भेजी थी और इसके अलावा मोंकला की पत्नी को पहले बताया गया कि उनका विमान झील में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और फिर ये कहा गया कि उनका विमान हवा में ही फट गया था। इस मिशन का जिक्र सेना के रिकॉर्ड से हटा दिया गया और घटना की पूरी व्याख्या नहीं हुई। कई लोग मानते हैं कि ये एक बाहरी अंतरिक्ष यान से मुठभेड़ थी, लेकिन सच क्या है ये शायद हमेशा जनता के लिए अज्ञात रहेगा, क्योंकि इस मिशन के रिकॉर्ड मौजूद नहीं हैं। नंबर 8। हम सब जानते हैं, अगर जंगल में पेड़ गिरता है और कोई नहीं है तो क्या उसकी आवाज़ होती है? यह एक दिलचस्प विचार है जिसका कोई निश्चित जवाब नहीं मिलेगा, जैसे 2018 में वॉशिंगटन में गिरे हुए पेड़ों से जुड़ा रहस्य। ये घटना लेक क्विनॉल्ट के पास घटी, जो वॉशिंगटन राज्य के ओलंपिक प्रायद्वीप पर स्थित है, खास तौर पर ओलंपिक नेशनल पार्क के क्विनॉल्ट वैली में। यह इलाका दिन में हाइकर्स के लिए खुला है, लेकिन झील के उत्तर में अधिकतर निजी घर हैं। यह इलाका 3 विशाल शंकुधारी पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो अपनी प्रजाति के सबसे बड़े पेड़ माने जाते हैं। इनमें से कुछ पेड़ 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और गगनचुंबी इमारतों की तरह आसमान में ऊंचे खड़े हैं। इस इलाके के पेड़ बहुत मजबूत और सहनशील माने जाते हैं, जिससे 27 जनवरी 2018 को जो हुआ वह रहस्य और भी पेचीदा हो जाता है। उस सुबह किसी ताकत ने करीब 110 पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया और इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। पहला सुझाव था
कि तेज हवा इस इलाके से गुजरी होगी और पेड़ उसे सहन नहीं कर सके। पास के मौसम केंद्रों से संपर्क किया गया और पुष्टि हुई कि उस वक्त इलाके में तेज हवाएं दर्ज नहीं थीं। रडार सिस्टम्स ने ऐसी हवाओं का कोई संकेत नहीं दिया और सबसे अहम घटना उच्च व निम्न दबाव प्रणालियों का मिलना थी। कुछ विशेषज्ञों ने यह सिद्धांत दिया कि पेड़ एक ऐसी घटना के कारण गिरे थे जिसे माइक्रोबर्स्ट कहा जाता है। जब माइक्रोबर्स्ट होता है तो एक नीचे की ओर चलने वाली हवा बनती है जो जमीन पर तेजी से गिरती है और ये संभावना नहीं है कि उसमें इतनी ताकत होती कि वो पेड़ों को गिरा सके, खासकर ये देखते हुए कि वे कितने पुराने थे और उनकी जड़ें कितनी गहरी थीं। अगर पेड़ सच में तेज हवाओं से गिरे होते तो उस तबाही को पैदा करने के लिए हवाओं की रफ्तार 80 मील प्रति घंटा तक पहुंचनी पड़ती और उस सुबह ऐसी कोई रफ्तार दर्ज नहीं की गई थी। विशेषज्ञ यह देखकर हैरान रह गए कि गिरे हुए पेड़ों ने जमीन पर इतना जोरदार प्रभाव डाला कि वह रिक्टर स्केल पर एक छोटे भूकंप के रूप में भी दर्ज हुआ। गिरे पेड़ों के तने टूट गए थे और उनकी ऊंचाई व वजन से नुकसान हुआ था। यूटिलिटी लाइनों को गिरा दिया गया था और नॉर्थ शोर रोड पूरी तरह से बंद हो गई थी क्योंकि वो पेड़ों के झुंड से अवरुद्ध हो गई थी। कुछ लोगों ने इस रहस्य की तुलना तुंगुस्का घटना से की, जिसे एक विशाल उल्का के वायुमंडलीय विस्फोट के कारण सुलझाया गया था। लेकिन उस घटना में जल्दी ही पता चला कि किसी विस्फोट के कारण था, जबकि ओलंपिक नेशनल पार्क के गिरे पेड़ों की वजह अब भी स्पष्ट नहीं है। यह ज्ञात है कि उस सुबह ठीक 1:26 बजे पेड़ गिरे थे क्योंकि उसी समय भूकंपीय गतिविधि दर्ज की गई थी। फिर भी विशेषज्ञ रहस्य सुलझाने के करीब नहीं पहुंचे। हालांकि उन्होंने यह वादा किया है कि वे जांच जारी रखेंगे, इस उम्मीद में कि एक दिन इसका कारण पता चल जाएगा। नंबर 7। जब इस बात के सबूत मिलते हैं कि मृत मान लिया गया कोई व्यक्ति कहीं जीवित है और उसके दोस्तों परिवार को इसकी खबर नहीं होती, तो यह बहुत परेशान करता है। हेर्शल ग्रिन्सपैन के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जीवित रहने का निर्णायक सबूत नहीं मिला, लेकिन एक फोटो से यह संभव लगता है। ग्रिन्सपैन हनोवर जर्मनी से थे, लेकिन 1913 के नागरिकता कानून के कारण वे जर्मन नागरिक नहीं बन सके, क्योंकि कानून के अनुसार बच्चे को नागरिकता तभी मिलती थी जब दोनों माता पिता वही जन्मे हों। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वह अपने परिवार के साथ पोलैंड के नागरिक बन गए। हनोवर में घोषणा हुई कि जर्मनी के सभी पोलिश यहूदी गिरफ्तार होंगे और ग्रिन्सपैन का परिवार भी 12,000 हिरासत में लिए गए लोगों में था। उनकी संपत्ति और जमीन जब्त हुई और उन्हें ट्रेन से पोलैंड लौटना पड़ा। सीमा पर पहुंचने के बाद उन्हें शहर तक पहुंचने के लिए लगभग 2 मील पैदल चलना पड़ा, लेकिन उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं मिली और उन्हें सीमा पर ही रहना पड़ा, जहां रेड क्रॉस ने उनकी देखभाल की। हालात बहुत खराब थे, कई लोग बीमार हो गए। ग्रिन्सपैन अब इसे सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने एक दुष्ट योजना बनाई। पैसे जुटाकर उन्होंने आग्नेयास्त्र खरीदी और पेरिस में जर्मन दूतावास गए। उन्होंने दूतावास अधिकारी से मिलने की मांग की, कहा कि वह जासूस है और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह जानकारी सिर्फ राजदूत को देंगे, जिन्हें हिज एक्सीलेंसी कहा, लेकिन उन्हें जूनियर अधिकारी अर्नस्ट वॉन रात से ही बात करनी पड़ी। उन्हें वॉन रात के कार्यालय में ले जाया गया, जहां उनसे उस जानकारी पर चर्चा करने के लिए कहा गया, लेकिन इसके बजाय ग्रिन्सपैन ने अपना हथियार निकाला और गोली चला दी। उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया गया और उन्होंने अपराध कबूल किया। ग्रिन्सपैन अपने जल्दबाजी में किए कामों से मशहूर हुए और पेरिस की फ्रेनेस जेल में कई इंटरव्यू दिए। अभियोजन पक्ष ने उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए जर्मनी वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन फ्रांसीसी सरकार ने इनकार कर दिया। आखिरकार उन्हें बरगास स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन जब उन्हें और कुछ अन्य कैदियों को वहां ले जाया जा रहा था तो उन पर जर्मन विमानों ने हमला कर दिया। कुछ कैदी उस अफरा तफरी के दौरान भागने में सफल हो गए और यह मान लिया गया कि ग्रिन्सपैन भी उनके साथ शामिल हो गया, क्योंकि वह उन लोगों में नहीं था जो आखिरकार बरगास पहुंचे। अगर उसे पता होता तो शायद वह भाग जाता, लेकिन वह पैदल बरगास गया और पुलिस के हवाले हो गया, ये बताते हुए कि हमले के बाद बाकी कैदियों को इकट्ठा किया गया था
और उसे पीछे छोड़ दिया गया। इसके बाद उसे टूलूज़ में बंद कर दिया गया, लेकिन जर्मन फिर भी उसे ढूंढ रहे थे। फ्रांस के आत्मसमर्पण के बाद उन्होंने ग्रीन्सपैन को सौंपने की मांग की, भले ही उसे जर्मन नागरिकता नहीं मिली थी। फ्रांसीसी सरकार ने इसका विरोध नहीं किया और ग्रीन्सपैन को प्रिंस अल्बर्ट स्ट्रासे में कैद कर दिया। आखिरकार उसे मैग्डेबर्ग भेजा गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि वह हिरासत में ही उनकी मौत हो गई, जबकि अन्य का अनुमान है कि वह युद्ध के बाद पेरिस चले गए। इस सिद्धांत को 1946 में तब और बल मिला जब एक फोटो सामने आई जिसमें एक व्यक्ति दिख रहा था जिसे कई लोगों के अनुसार ग्रीन्सपैन था। यह फोटो जर्मनी में ली गई थी। इसकी पुष्टि नहीं हुई कि यह ग्रीन्सपैन थे, लेकिन कई लोग मानते हैं कि वह जर्मन अधिकारियों से बचकर लंबे समय तक जिंदा रहे। नंबर 6। जैक वेरगेस के गायब होने का मामला एक रहस्य है जिसे कभी सुलझाया नहीं जा सका, और जब यह विवादास्पद वकील लापता था तब उसकी गतिविधियां आज भी अज्ञात हैं। लोगों को शक है कि वो कुछ गलत कर रहा था क्योंकि उसकी छवि अच्छी नहीं है। वेरगेस ने अपने गायब होने पर कुछ नहीं बताया, जिससे अधिकारियों को भी जानकारी नहीं मिली। वेरगेस एक फ्रांसीसी वकील था जिसे बाद में कम्युनिस्ट और उपनिवेशवाद विरोधी कार्यकर्ता के रूप में जाना गया। जीवन के शुरुआती दौर में उसने द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांसीसी प्रतिरोध सेनानी की सेवा की, लेकिन बचाव पक्ष का वकील बनते ही उसकी छवि गिर गई। वह शैतान का वकील के रूप में जाना जाने लगा क्योंकि उसमें युद्ध अपराधियों, कम्युनिस्टों और आमतौर पर उन लोगों का बचाव करने की प्रवृत्ति थी जिन्हें बाकी समाज मानता था कि उन्हें अपनी बाकी जिंदगी जेल में बितानी चाहिए। उसने रप्चर डिफेंस रणनीति अपनाई, जिसमें अदालत की सत्ता कमजोर कर मुवक्किल के खिलाफ केस खत्म कर देता था। अधिकांश लोग मानते थे कि वेरेजिस की वजह से कई खतरनाक अपराधी आजाद घूम रहे हैं और उन्होंने कई और लोगों की जिंदगी बर्बाद की, और यह भी कि उसके गायब होने के बाद उसे वापस नहीं आना चाहिए था। कहा जाता है कि अल्जीरिया में उसके सबसे प्रमुख और सफल मामले वही थे। उसने अल्जीरियाई स्वतंत्रता संग्राम में अल्जीरियाई राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के सदस्यों और लगभग 6000 आरोपियों का बचाव करते हुए वकीलों की टीम में हिस्सा लिया। यही उसने पहली बार रप्चर डिफेंस रणनीति अपनाई, जिससे कुछ लोग उसकी चतुराई से प्रभावित हुए। अधिकांश लोग उसे भ्रष्ट और चालाक मानते थे और उसकी जान को कई बार धमकियां भी दी गई। 1960 के दशक में उसने अल्जीरिया की नई सरकार का समर्थन किया और वामपंथी क्रांतिकारियों के साथ जुड़ गया। उसकी पत्नी जमीला बोहिरेड प्रसिद्ध अल्जीरियाई राष्ट्रवादी और उग्रवादी थी, जो 1957 में अल्जियर्स में अपनी भयानक कार्रवाइयों के लिए राष्ट्रीय नायिका बनी। कई लोगों को लगता है कि वेरजेस पत्नी की छाया में असंतुष्ट था और उसने फिलिस्तीनी उग्रवादियों का बचाव करना शुरू किया। वह उग्रवादी हमलों की महिमा करते सुना गया और जल्दी ही लाखों लोगों के बीच अलोकप्रिय हो गया। 1970 में उसने अपनी पत्नी और दोस्तों से कहा कि उसे एक सामान्य यात्रा के लिए स्पेन जाना है, और इसके बाद पूरे 8 साल तक वह फिर दिखाई नहीं दिया। और उस समय के अधिकांश हिस्से में यह मान लिया गया था कि आखिरकार उसके पुराने कर्मों का नतीजा उसे भुगतना पड़ा था और अब वह जीवित नहीं है। लेकिन 1978 में वह अचानक फिर से सामने आ गया और ऐसे अपनी जिंदगी जीने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो, बिना यह बताए कि वह उस समय कहाँ था। उसकी पत्नी और बच्चों को लगा कि उसे या तो हिरासत में लिया गया या विरोधियों ने मार दिया। जब उससे उसकी गैर मौजूदगी के बारे में पूछा गया तो उसने बस इतना कहा कि वह बेहद गुप्त स्वभाव का आदमी है, और उसने यह भी जोड़ा, मैं शीशे के पार चला गया था जहां मैंने प्रशिक्षण लिया। किसी को यह नहीं पता कि उस बयान से उसका क्या मतलब था। उसके अगले बयान ने हालात और उलझा दिए। उसने एक मीडिया को बताया कि उसे सांप पसंद है क्योंकि वे गुप्त स्वभाव के होते हैं जैसे वह खुद हैं। उसने यह भी जोड़ा कि उसे सांपों में एक अपनापन महसूस होता है क्योंकि वे अंधेरे से प्यार करते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। 15 अगस्त 2015 को बर्गेस को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। वे अपनी गुमशुदगी का रहस्य साथ ले गए। शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उन 8 वर्षों में वे कहाँ थे या क्या कर रहे थे जब उन्हें मृत समझा गया था। नंबर 5, सर चार्ल्स किंग्सफोर्ड स्मिथ का रहस्यमय मामला 1935 का है और चूंकि वे कभी नहीं मिले इसलिए उनका मामला
आज भी एक अनसुलझा ऑस्ट्रेलियाई रहस्य बना हुआ है। स्मिथ ने अपने जीवन काल में काफी नाम कमाया था क्योंकि उन्हें एक विशेषज्ञ विमान चालक के रूप में देखा जाता था जिनमें बहुत आकर्षण था। उनके करियर में कई अनोखे कारनामे थे जो पहले किसी ने नहीं किए, जैसे पूरे ऑस्ट्रेलिया के आर पार बिना रुके उड़ान भरना, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड और लंदन तक उड़ान भरना, साथ ही प्रशांत महासागर की पहली पूर्व दिशा में उड़ान पूरी करना। इन सभी कारनामों की अपनी अलग ही खासियत है, लेकिन 1935 में हुई घटनाओं ने इन सब को पीछे छोड़ दिया। ये सब 7 नवंबर को शुरू हुआ जब स्मिथ ने लंदन से ऑस्ट्रेलिया लौटने का फैसला किया। इस समय तक स्मिथ, जिन्हें दोस्त स्मिथ ही कहते थे, 38 साल के थे और उन्होंने टॉमी पेथर ब्रिज के साथ उड़ान भरने का फैसला किया। शाम को सूरज ढलते समय दोनों ने लेडी साउदर्न क्रॉस नामक सिंगल इंजन विमान में उड़ान भरी। उन्होंने भारत के इलाहाबाद में ईंधन भरने के लिए रुके, जिसके बाद वे सिंगापुर की ओर रवाना हुए। उन्हें हवा में देखा गया जब वे पायलट जिमी मेलरोज के पास से उड़ान भर रहे थे, जिन्होंने इस मुलाकात की तुरंत सूचना दी क्योंकि वे मशहूर जोड़ी से मिलकर उत्साहित थे। कहा जाता है कि स्मिथ और पेथर ब्रिज के गायब होने से पहले उन्हें आखिरी बार मेलरोज ने ही देखा था। यह ध्यान देने योग्य है कि जब स्मिथ ने एक युवा के रूप में बॉन्डी बीच के ऊपर उड़ान भरते हुए लगभग अपनी जान गंवा दी थी, तो उसके बाद उन्हें जल भय एक्वाफोबिया हो गया था। इसका मतलब था कि जब भी वो पानी के ऊपर उड़ान भरते थे तो उन्हें घबराहट के दौरे पड़ने की संभावना रहती थी। लेकिन ये साफ नहीं है कि इसका उनके गायब होने से कोई संबंध था या नहीं। संभावना कम है क्योंकि उनके साथ सह पायलट भी था जो विमान संभाल सकता था। दोनों के मंजिल तक न पहुंचने पर कई सिद्धांत सामने आए कि उनके साथ क्या हुआ। ज्यादातर लोगों ने माना कि उनका विमान म्यांमार के आई द्वीप के पेड़ों में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और इसके कारण भी थे। स्मिथ जिस नक्शे का इस्तेमाल कर रहे थे उसमें वह द्वीप अभी तक शामिल नहीं था, इसलिए हो सकता है कि वे भूल गए हों कि वह उनके रास्ते में है। साथ ही विमान के लैंडिंग गियर का एक पैर जोड़ी के गायब होने के करीब 18 महीने बाद द्वीप पर मिला। उनके लापता होने के 3 महीने बाद एक अन्य विमान चालक ने बताया कि उसने द्वीप पर कई ऊंचे पेड़ देखे जो बीच से टूटे हुए थे, लेकिन चूंकि और कोई मलबा नहीं मिला इसलिए यह निर्धारित नहीं किया जा सका कि यह स्मिथ के विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हुआ था या नहीं। कुछ लोगों के अनुसार लैंडिंग गियर तो बस द्वीप तक बहकर आया, असल में स्मिथ का विमान कहीं दक्षिण में गिरा था। तब से इतिहासकार इयान मैकेंजी समेत कई लोगों ने द्वीप पर सुराग खोजे, लेकिन सफलता नहीं मिली। कुछ और ना मिलने के कारण स्मिथ और पेथर ब्रिज की गुमशुदगी कभी सुलझ नहीं पाई और उस रात की घटनाएं शायद कभी सामने ना आ सके। नंबर 4। पुरातत्वविद के लिए लाखों साल पुराना जीवाश्म ढूंढना सचमुच अद्भुत अनुभव होता है। सोचिए, अगर आपको ऐसा रहस्यमय जीवाश्म मिले जिसे विशेषज्ञ भी पहचान ना सके कि वह किस जानवर का है। यही हुआ एक शौकिया पुरातत्वविद रॉन फाइन के साथ 2011 में। उनकी खोज आज भी क्षेत्र के श्रेष्ठ दिमागों को हैरान करती है। रॉन ड्राई ड्रेजर समूह से जुड़े हैं जो सिनसिनाटी विश्वविद्यालय में स्थित है। ये सिर्फ शौकिया पुरातत्वविदों का समूह है और उनकी खोज अब तक की सबसे उल्लेखनीय रही है। उन्होंने 7 दशकों में पेशेवर जीवाश्म वैज्ञानिकों को खोजों में सहायता और पुरातत्व में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन यह अज्ञात है कि गॉडजिला के जीवाश्म की खोज कितनी प्रभावशाली होगी, क्योंकि विशेषज्ञ तय नहीं कर पाए हैं कि यह क्या है। सिनसिनाटी का क्षेत्र जहां यह मिला था 45 करोड़ साल पहले उथले समुद्र से ढका था। माना जाता है कि यह जीव तब उस समुद्र में था, लेकिन अब भी रहस्य बना है क्योंकि इसका सिर्फ एक उदाहरण मिला है। इस जीव के आकार को देखते हुए ये लगभग अविश्वसनीय लगता है और इसी वजह से इसका नाम गॉडजिला रखा गया, जो फिल्मी राक्षस गॉडजिला के नाम पर है। इस जीव की लंबाई लगभग 7 फीट थी और इसके शरीर पर कई अंडाकार लोब जैसी संरचनाएं थी। रॉन ने जैसे ही जीवाश्म देखा, वे समझ गए कि यह अब तक देखी किसी भी चीज से अलग है। उन्होंने इसकी तुलना सगुआरो कैक्टस से की, जो समझ में आता है क्योंकि उस कैक्टस की चपटी शाखाएं होती हैं जो जीवाश्म पर पाए गए लोब्स जैसी दिखती हैं। उन्हें तुरंत समझ आ गया
कि यह इलाके के बाकी जीवाश्मों जैसा नहीं है और कुछ नया मिलने की संभावना से वह बहुत उत्साहित हो गए। अन्य चिकने जीवाश्मों के बजाय गॉडजिला के जीवाश्म की सतह पर बनावट है। जैवाश्म का और हिस्सा दिखने पर साफ हुआ कि पिछले 200 सालों में उस इलाके में ऐसा कोई जीवाश्म नहीं मिला, जबकि पुराजीव विज्ञानी वहां लगातार खुदाई कर रहे हैं। यह पुष्टि हुई है कि गॉडजिला का जीवाश्म जैविक है, लेकिन विशेषज्ञ तय नहीं कर सके कि यह पौधा, जानवर या शैवाल की प्रजाति है जो लाखों साल पहले वहां पाई जाती थी। जैसे ही इसे जमीन से निकाला गया, रॉन ने सैकड़ों हिस्सों को मेहनत से जोड़ना शुरू किया जब तक वे संपूर्ण नहीं हो गए। आशा की जा रही है कि इससे इस जीव के बारे में और जानकारी मिलेगी, लेकिन यह सब करने के बाद भी रॉन और उनके साथी विशेषज्ञ इसकी पहचान के करीब नहीं पहुंच सके। रॉन का मानना है कि यह सीधा खड़ा था और इसके अंग थे जिन्हें वह शाखाएं कहते हैं, जो कई दिशाओं में फैली हुई थीं। रॉन ने कहा, यह समुद्र में उगने वाली केल्प या समुद्री शैवाल की शुरुआती किस्म हो सकती है और ये नमूना बाकी से कहीं बड़ा हो गया। अन्य शोधकर्ताओं ने सतह पर कुछ शल्क जैसा देखा, लेकिन वे निश्चित थे कि यह मछली नहीं थी क्योंकि इसमें हड्डियां नहीं थी। कुछ शोधकर्ताओं को लगता है कि यह स्पंज हो सकता है, लेकिन चूंकि हमें नहीं पता यह पौधा था या जानवर, इसलिए आगे शोध करना होगा और उम्मीद है कि जवाब मिलेंगे। नंबर 3। शुरुआत में सुमेरियन राजाओं की सूची को सिर्फ उस सभ्यता की पौराणिक कथाओं के जीवों और पात्रों तक सीमित माना गया था। डीएनए विश्लेषण से मिली जानकारियां कुछ और साबित कर सकती हैं, जिससे इस खोज में और रहस्य जुड़ जाते हैं। सूची में सबसे पहला नाम 2,26,000 साल पहले का है, जो अजीब लग सकता है क्योंकि इतिहासकारों का मानना है कि उस समय सभ्यताएं मौजूद नहीं थी। माना जाता है कि सुमेरियन सभ्यता 5400 ईसा पूर्व शुरू हुई और 600 साल बाद खत्म हो गई। राजाओं की सूची सैकड़ों हजारों साल पहले से शुरू होने पर इतिहासकार उलझन में पड़ जाते हैं। इसके बाद उन राजाओं के नामों की सूची है जिन्होंने 1817 ईसा पूर्व तक सुमेर पर शासन किया था। नाम सुमेरियन में लिखे गए हैं और प्राचीन मेसोपोटामिया की मिट्टी की तख्तियों पर उकेरे गए हैं, जो अब दक्षिणी इराक कहलाता है। 20वीं सदी में क्षेत्र में खुदाइयों के दौरान यह सूची मिली थी। इसका पहला टुकड़ा जर्मन अमेरिकी विद्वान हरमन हिल्प्रेच ने खोजा था। उन्हें यह खोज 1900 के दशक के अंत में मिली और शोध के बाद 1906 में प्रकाशित की। 1911 में जीन विंसेंट शिएले ने और टुकड़े खोजे और वर्षों में कुल 18 टुकड़े मिट्टी के नीचे से बरामद किए गए। यह एक महान बाढ़ का वर्णन करता है जो बाइबल की बाढ़ जैसी थी और हजारों साल पहले उसी क्षेत्र में आई थी। यह अज्ञात है कि यह काल्पनिक है या ऐतिहासिक। सुमेरियन राजाओं की सूची को इतना अजीब बनाने वाली बात यह है कि इस महान बाढ़ से पहले जिन कुछ राजाओं का उल्लेख किया गया है, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक बार में हजारों वर्षों तक शासन किया, जो कि निश्चित रूप से असंभव होना चाहिए। उल्लेखित 8 राजाओं ने कुल मिलाकर 3,41,200 वर्षों तक शासन किया, जिसके कारण कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि यह सूची या तो काल्पनिक है या उस युग की पौराणिक कथाओं का वर्णन कर रही है। राजा एनमुलु अन्ना को 43,200 वर्षों तक शासन करने वाला बताया गया है और राजा काली उगा को 4,32,000 वर्षों तक शासन करने वाला शासक बताया गया है। पौराणिक कथाओं के सिद्धांत को बल मिला है क्योंकि 432 का उपयोग इतिहास में रहस्यवाद में होता रहा है। यह संख्या वाइकिंग्स, माया और प्राचीन यूनानियों के लिए भी खास थी, लेकिन दूसरों के पास इसका एक अधिक तार्किक व्याख्या है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये संख्याएं सुमेरियन की आधार 60 गणितीय प्रणाली से बने एक सूत्र में कूटित हैं। जब इसे सूची पर लागू किया जाता है तो इन प्राचीन बाढ़ से पहले के राजाओं के शासनकाल की अवधि कहीं अधिक तर्कसंगत हो जाती है, लेकिन जब इसे बाढ़ के बाद के राजाओं पर लागू किया जाता है तो यह प्रणाली विफल हो जाती है। सूची के अनुसार जब बाढ़ का पानी उतर गया तो सुमेरियन राजशाही स्वर्ग से उतरी और किश नामक एक नए शहर में स्थापित हुई।
इस अवधि के बाद जिन राजाओं का उल्लेख है उनमें नांगिश नुंगिश लिश्मा 670 वर्ष और जुका कीप 900 वर्ष शामिल है। कुछ इतिहासकार इन लंबे शासन कालों की तुलना बाइबल के उन राजाओं से करते हैं जिनके बारे में भी कहा गया कि वे सैकड़ों साल जिए। कुछ लोगों ने तो यहां तक सुझाव दिया है कि यह सूची किसी न किसी तरह उन राजाओं से जुड़ी हुई है, लेकिन यह सिद्ध नहीं हुआ है। कुल मिलाकर बाढ़ के बाद के राजाओं ने 24,510 साल 3 महीने और 3.5 दिन तक शासन किया। इसके बाद राजशाही उरुक और इराक के कई क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाती है। सूची में आगे बढ़ती तारीखों के साथ अधिकतर राजाओं का शासनकाल छोटा होता है, सिवाय उन कुछ के जिन्हें सदियों तक शासन बताया गया है। पहले माना जाता था कि सुमेरियों ने पहली मानव सभ्यता बनाई थी, लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम एल्बर्ट पेरी था, उसके द्वारा दिए गए सैंपल पर किए गए डीएनए टेस्ट की वजह से पता चला कि उसका डीएनए लगभग 3,38,000 साल पहले रहने वाले एक पूर्वज तक पहुंचता है, जिसे असंभव माना गया और आज भी कई लोग इसे असंभव मानते हैं। इसलिए बहुत से लोग अब भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि इस सूची में शामिल राजा सच में हजारों साल तक जीवित रहे होंगे, लेकिन फिलहाल जब तक और जानकारी सामने नहीं आती, इसे संदेह के साथ ही लिया जा रहा है। नंबर 2, अमेज़न वर्षावन हमारे ग्रह की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है। वैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों और खोजकर्ताओं ने दशकों से इस जंगल का दौरा किया है और जहां कई अद्भुत खोजें पहले ही हो चुकी हैं, वहीं अमेज़न का लगभग 80% हिस्सा अब भी अनदेखा है। इसलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि वर्षों के दौरान जंगल में कुछ रहस्यमय खोजें हुई हैं, जिनमें से एक पिछले 25 वर्षों में खोजे गए 450 अजीबोगरीब भूचित्रों से जुड़ी है। भूचित्र बड़े पैमाने पर बनाए गए पैटर्न या आकृतियां होती हैं, जैसे कि जानवर या इंसान, जिन्हें जमीन पर पत्थरों, कंकड़ या मिट्टी में खुदाई करके बनाया जाता है। ये डिजाइन दुनिया भर के कई इलाकों में मिले हैं, जिनमें से कई आज भी रहस्य हैं। जिन भूचित्रों की खोज हुई है वे शायद न मिलते, लेकिन उस क्षेत्र में पेड़ पौधों को हटाने से जमीन का बड़ा हिस्सा दिखा, जिसमें कुछ अजीब चित्र मिले हैं। कहा गया है कि हजारों साल पहले जंगल में रहने वाले लोग जमीन का अच्छा प्रबंधन करते थे। उनके बिखर जाने के बाद प्रकृति ने वहां फिर से कब्जा कर लिया। असल में यह भी कहा गया है कि वे लोग जमीन का प्रबंधन करने में हमसे कहीं ज्यादा कुशल थे, जितना कि हम आज के आधुनिक समय में हैं। भूचित्र 5000 वर्ग मील क्षेत्र में मिले हैं, इसलिए संभव है कि इन्हें विभिन्न जनजातियों ने अलग अलग कारणों से बनाया हो। अधिकांश को जमीन में खोदा गया है और इनकी चौड़ाई लगभग 12 गज और गहराई 13 फीट है। अधिकांश को गोल, अंडाकार या चौकोर आकार में बनाया गया था, जबकि कुछ अन्य अधिक साधारण हैं। इन्हें सबसे पहले तब पाया गया जब कुछ क्षेत्र के पशुपालकों ने अपने जानवरों के चरने के लिए जमीन साफ करनी शुरू की, और वे इन आकृतियों का क्या मतलब हो सकता है यह सोचकर हैरान रह गए, ठीक वैसे ही जैसे आज वैज्ञानिक हैरान हैं। जहां कुछ को जमीन पर मौजूद लोगों ने खोजा, वहीं कई और उपग्रह चित्रों के माध्यम से खोजे गए। इस हवाई दृश्य से शोधकर्ताओं को आकृतियों का बेहतर नजारा मिला, लेकिन कोई भी यह नहीं जान पाया कि इन जियोग्लिफ का उद्देश्य क्या था। साथ ही यह भी रहस्य है कि प्राचीन लोग इतनी सटीक बड़ी आकृतियां कैसे बना सके। ये माना गया है कि ये आकृतियां गांवों के पास नहीं थीं, क्योंकि वहां कोई मानव निर्मित वस्तुएं नहीं मिली। ये सुझाव दिया गया है कि ये वे क्षेत्र दिखाते हैं जहां बहुत पहले सार्वजनिक सभाएं आयोजित की जाती थी, या ये धार्मिक गतिविधियों जैसे अनुष्ठानों के स्थल थे। लेकिन ये अभी भी अटकलें ही हैं, क्योंकि इन स्थलों पर इस सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए कुछ भी नहीं मिला है। एक और बात जिसने विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है वो ये है कि इन प्राचीन लोगों को किसी तरह ये पता था कि पेड़ पौधों को कैसे हटाया जाए ताकि जियोग्लिफ बनाए जा सके, और वो भी बिना आसपास के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। उन्होंने ऐसी तकनीकें अपनाई जिससे जंगल स्वस्थ रहा, जो आज अमेज़न की वनों की कटाई से अलग है। इस बात पर गौर करें कि इन जियोग्लिफ्स में से 450 का पता लगाया जा चुका है और जंगल को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा,
तो ये साफ हो जाता है कि इन प्राचीन जनजातियों ने ये तरीका खोज लिया था कि अपने पर्यावरण को कोई दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाए बिना ये आकृतियां कैसे बनाई जाए। नंबर 1। माल्टा का एक पुरातात्विक स्थल शोधकर्ताओं के लिए रहस्य बना हुआ है, क्योंकि वे नहीं जानते कि इसे किसने बनाया या हजारों साल पहले उस इलाके में रहने वाले लोग इसका किस काम के लिए इस्तेमाल करते थे। ये स्थल हल सफ्लिएट का हाइपोजियम कहलाता है, जो माल्टा के वैलेटा के ग्रैंड हार्बर के पास है। इसकी खोज का इतिहास भी अद्भुत है, क्योंकि किसी को भी इसके अस्तित्व के बारे में तब तक पता नहीं था जब तक कि ये पूरी तरह से संयोगवश नहीं मिल गया। 1902 में एक पत्थर काटने वाले को वहां मकान बनाने का जिम्मा मिला और वह इमारतों की नींव डाल रहा था। जमीन में खुदाई करते समय उसने हल सफ्लियत के हाइपोजियम की छत गलती से तोड़ दी, पर उसे पता नहीं था कि यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक खोज है। जब उस स्थल का सर्वेक्षण किया गया तो पाया गया कि इमारत के ऊपरी हिस्से का अधिकांश भाग पहले ही शुरू हो चुके निर्माण कार्य के कारण नष्ट हो चुका था। लेकिन सब कुछ नष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि जल्दी ही ये सामने आया कि निचले हिस्से अब भी सुरक्षित थे। खुदाई तुरंत शुरू हुई और 1903 में यह स्थल एक आम नागरिक की संपत्ति बन गया और अगले 8 वर्षों तक पुरातत्वविदों ने जितना संभव हो सका इस परिसर का उत्खनन किया और यह पता चला कि इसे 3 अलग अलग स्तरों पर बनाया गया था। इतिहासकारों को इस जटिल संरचना के बारे में समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि यह एक प्रकार की भूल भुलैया लगती थी जो अलग अलग कमरों की ओर ले जाती थी। उन्हें परिसर में गलियारे और छोटे छोटे कक्ष मिले, पर वे नहीं समझ पाए कि इन कमरों का उपयोग क्या था। पूरी भूल भुलैया को चूना पत्थर से बारीकी से तराशा गया था और कुछ काम बेहतरीन गुणवत्ता का था। कुछ पत्थर का काम बेहद सटीक था और हम नहीं जानते कि हजारों साल पहले आदिम औजारों से ऐसा कैसे संभव हुआ। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, अलग अलग खुले क्षेत्रों में कई गोल गड्ढे मिले और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इन क्षेत्रों का उपयोग पूजा अनुष्ठानों के दौरान किया जाता था। हल सप्लिएट के हाइपोजियम की अनोखी बनावट के चलते कुछ लोग इसके उद्देश्य को लेकर अलग अलग सिद्धांत रखते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि निर्माण की यह विधि परिसर की ध्वनिक विशेषताओं को बढ़ाने के लिए चुनी गई थी, क्योंकि कक्ष खास फ्रीक्वेंसी के लिए ट्यून किए गए लगते हैं। अगर ऐसा है तो हल सफ्लिएट का हाइपोजियम शायद सबसे पुराने ढांचों में से एक हो सकता है, जिसे संगीत वाद्य यंत्रों की धुनी सुधारने के लिए बनाया गया था। जहां खुद संरचना रहस्यमय है, वहीं वहां पाए गए कुछ अवशेष भी काफी अजीब हैं। इनमें एक छोटी मूर्ति है जिसे सोती हुई महिला कहते हैं। इस मूर्ति को प्रकृति माता या कुछ विद्वानों के अनुसार जीवन के अंत का प्रतीक माना जाता है। ये स्थल जो 4000 से 2500 ईसा पूर्व के बीच का है और अधिक अध्ययन के योग्य है और खुदाई संभवतः लंबे समय तक जारी रहेगी। आशा है शोध इन रहस्यमय लोगों और उनके जीवन के तरीके की और जानकारी देगा। देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे सभी आने वाले वीडियो से अपडेट रह सके। मेरा नाम टॉप 5 अननोन है और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।